ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप थे उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं पर्वत और पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से रिलेटेड हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, इसके संबंधित आज हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रकरण को पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं पर्वत से संबंधित। एक बात तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि पर्वत किसे कहते हैं। जैसे सामान्यतः हम लोग ये भी नहीं बता पाते हैं पर्वत होता क्या है, पर्वत किसे कहते हैं। तो हमारे धरातल पर या सतह पर हम देखते हैं कि आपके ऊंचे भाग होते हैं, उच्चावच हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ रिलीफ फीचर्स दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर हम पर्वत को या पर्वत मतलब पहाड़, पर्वत को या माउंटेन को हम लोग कहीं कहीं पर हिल्स या पहाड़ी बोल देते हैं, कहीं पहाड़ियों को पर्वत कह देते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूजन होता रहता है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए पर्वत की परिभाषा क्या है, अगर एनसीईआरटी में देखेंगे वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि धरातल की ऊपरी सतह पर स्थित ऐसे आपके उच्चावच, ऐसे उठे हुए या उभरे हुए भाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचे हों, जो समुद्र तल से या अपने आसपास के क्षेत्रों से 1000 मीटर ऊंचे हों और उनका जो शिखर है, उनका शिखर कैसा हो, संकुचित हो और ढाल तीव्र हो, ऐसी स्थलाकृतियों को पर्वत कहा जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पर्वत की परिभाषा क्या है, तो अपने आसपास के क्षेत्रों से कम 1000 मीटर की ऊंचाई हो, कितनी, 1000 मीटर ऊंचे हों और उनका जो शिखर है वो शिखर संकुचित हो, ऊपर का भाग संकुचित हो और ढाल, जो स्लोप या ढाल है वो तीव्र हो, ऐसी संरचना को पर्वत कहा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं कि पर्वत के अलावा, पर्वत को माउंटेन कहते हैं, पर्वत के अलावा जैसे पहाड़ियाँ क्या होती हैं। पहाड़ियाँ पर्वत से छोटे आकृति के और बिखरे हुए रूप में, पर्वत से छोटे आकृति के और उनकी हाइट भी पर्वतों से कम होती है, 600 मीटर 700 मीटर तक इनकी हाइट होती है और छोटे छोटे बिखरे हुए जो रूप में हमें देखने को मिलते हैं इनको हम लोग पहाड़ी या हिल्स कहते हैं। जैसे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं और वहीं नॉर्थ में हम लोग देखते हैं पर्वतों के ठीक है ऊंचे ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं। अब अगर एक ही काल में, एक ही टाइम में, एक ही पीरियड में हमें पर्वतों के अलग अलग शिखर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। जैसे हिमालय की विस्तृत श्रेणियां हैं, ठीक है, माउंटेन रेंज या विस्तृत श्रेणियां जो हैं, ठीक। अगर एक ही काल में पर्वतों के शिखर एक क्रम से विस्तृत हैं या फैले हुए हैं तो उनको हम लोग ठीक क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज या पर्वतीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हमने बताया कि पहाड़ी क्या होती है, धरातल के ऊपर स्थित ऐसे संरचना जो कम से कम 600 मीटर के आसपास समुद्र तल से ऊंची हो और बिखरे हुए रूप में हो, छोटे छोटे दूर दूर बिखरे हुए रूप में हो। जैसे आप पर्वत देखेंगे तो एक साथ एक श्रृंखला के रूप में दिखते हैं, ऊंचे होते हैं, तो ये पर्वत है। लेकिन जो पहाड़ियाँ होती हैं दूर दूर बिखरी हुई दिखती हैं, हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, औसतन हाइट मानी जाती है 600-700 मीटर तक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 3 हमने पॉइंट्स को अभी पढ़ा, पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है, और पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं और साथ में ही पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। इतना समझ गए होंगे, क्लियर है। अब इसी में ही एक टर्म्स और आता है, कार्डिलेरा पर्वत। क्या आता है, कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कार्डिलेरा क्या होता है, देखिए हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने कई अलग अलग भागों में बांटा था, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायो, प्लायोसीन, अलग अलग युग, इपोच और पीरियड्स ये हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, और अलग अलग आपके अलग अलग ईरा में
अलग अलग टाइप के ईरा में अलग अलग पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब एक ही काल में, जैसे मान लो किसी एक काल में पर्वत की उत्पत्ति होती है, फिर एक श्रृंखला के रूप में दिख रही, दूसरे काल में होती है, दूसरी श्रृंखला हो गई तीसरे काल में, ठीक है, तीसरी श्रृंखला हो गई। मतलब एक पर्वतों की जो रेंज है या श्रेणी है, ठीक है, मान लीजिए 1,00,000 वर्ष पहले हुई और उसके पहले, उसके आसपास, उसके पहले वहीं पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई, वो मान लीजिए 2 करोड़ या 3 करोड़ वर्ष पहले हुई, उसके पहले वाली 2 करोड़ वर्ष हुई, और ये सब किसी एक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो उनके क्रमबद्ध श्रृंखला को हम, उनकी क्रमबद्ध श्रृंखला को जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग कार्डिलेरा कहते हैं। अलग अलग युगों में श्रृंखला के रूप में पर्वतों की जो हमें श्रृंखला या क्रमबद्धता देखने को मिलती है, उसी को हम लोग कार्डिलेरा कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी के समीप कार्डिलेरा आपको देखने को मिलेगी, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत के समीप कार्डिलेरा आपको, दक्षिणी अमेरिका का कार्डिलेरा कई बार पूछा भी गया है। कार्डिलेरा पर्वतों की श्रृंखला कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज के, जैसे एंडीज क्या है, नवीन पर्वत है, इसके अलावा उसके पहले के काल के पर्वत हैं, और उसके पहले के काल के पर्वत हैं, कोई 2 करोड़ वर्ष पहले बना, कोई 10 करोड़ वर्ष पहले बना, तो लेकिन उनका सीक्वेंस या उनका क्रम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसका अध्ययन जब किया जाता है तो एक क्रम से जब वो दिखती हैं तो उनको हम लोग कार्डिलेरा के रूप में जानते हैं। कार्डिलेरा समूह जो अलग अलग युगों में पर्वतों की श्रेणियां होती हैं, अलग अलग युगों में पर्वतों की श्रेणियां होती हैं, उनको एक साथ हम लोग कार्डिलेरा समूह कहते हैं। तो एक टर्म्स यहाँ ये भी समझ में आ गया होगा, पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, और उसके पश्चात हम लोगों ने देखा पर्वत श्रृंखला क्या है और कार्डिलेरा क्या है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि पूरे विश्व में, बहुत ध्यान समझिएगा, पूरे विश्व में अलग अलग टाइम में पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उनको हमने का मतलब विद्वानों ने उनको 4 अलग अलग भागों में बांट लिया है। देखिए कौन 4 से भाग है। घटना एवं काल के अनुसार, आप हेडिंग डाल के लिख भी लीजिएगा, घटना एवं काल मतलब समय के अनुसार पर्वतों को विभाजन हम लोग 4 भागों में करते हैं। कितने भागों में करते हैं? 4 भागों में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में खूब पूछा भी जाता है। पहला है कैम्ब्रियन युग, दूसरा है कैलिडोनियन युग, तीसरा है हर्सियन युग और चौथा है अल्पाइन युग। ठीक है, पर्वतीय का वर्गीकरण, जो पर्वतों का विभाजन किया गया है समय के आधार पर और घटना के आधार पर, उसको 4 भागों में पूरे पर्वतों को रखा गया है। कैम्ब्रियन युग, ठीक है, कैलिडोनियन युग, हर्सियन युग और अल्पाइन युग। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं कैम्ब्रियन युग क्या। कैम्ब्रियन युग हमने आपको टाइम पीरियड पीछे पढ़ाया, उसको आप एक बार फिर से देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैम्ब्रियन युग का मतलब है कि जो स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति की जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो पहला युग माना जाता है हीरा का, वो कैम्ब्रियन के रूप में ही। तो कैम्ब्रियन युग और उसके आसपास जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनको कैम्ब्रियन युग में रखा। कैम्ब्रियन युग में सबसे अच्छा उदाहरण जैसे आप देखेंगे अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन पर्वत समूह, और भारत के संदर्भ अगर बात करते हैं तो अरावली आता है। इंपॉर्टेंट अरावली कई बार पूछा गया है, कैम्ब्रियन युग का है, कई बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत पूछा गया। अरावली चूंकि करोड़ों वर्ष पहले बना, कई करोड़ वर्ष पहले बना, ठीक है, कई करोड़ वर्ष पहले बना। आज से 7 करोड़ 6 करोड़ वर्ष पहले तो हिमालय बना, और हिमालय को नवीन पर्वत कहते हैं, न्यू फोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो 7 करोड़ नहीं, उससे कई वर्ष पहले, कई करोड़ वर्ष पहले अरावली का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला आपका कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन में लॉरेशियन पर्वत और अरावली को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया। दूसरा है कैलिडोनियन युग। कौन सा युग है? कैलिडोनियन युग। क्लियर है? कैलिडोनियन युग जो हमने देखा कि अंतिम सिल्यूरियन से लेकर के प्रारंभिक डिओनियन तक, कब तक? प्रारंभिक डिओनियन, ये जो काल है ये हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, सिल्यूरियन में क्या क्या हुआ, डिओनियन में क्या घटना घटी, सिल्यूरियन इरा है कि पॉच है कि पीरियड है, क्या है, ये सब आप उसमें देखिएगा क्लास में, तो पिछली क्लासेस हैं। तो सिल्यूरियन से अंतिम सिल्यूरियन, जब सिल्यूरियन खत्म हो रहा था और प्रारंभिक डिओनियन के बीच में जिन पर्वतों की उत्पत्ति हुई उनको हम लोग कैलिडोनियन युग के पर्वत कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में ही देखने को मिलता है, जैसे विंध्य है, सतपुड़ा है, महादेव है, ये सभी आपके
कैलिडोनियन युग के पर्वत में आते हैं। ठीक है। तीसरा है हर्षियन युग। हर्षियन युग को जैसे पर्मियन काल से लेकर के कार्बोनिफेरस युग तक, पर्मो से कार्बोनिफेरस युग के बीच में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनको हर्षियन युग कहा जाता है। क्लियर है। हर्षियन युग के अंतर्गत जैसे जर्मनी की हार्ज पर्वत, ठीक है, इसके अलावा यूरोप में ही देखेंगे नानसान, ठीक है, थ्यानसान पर्वत आप देखेंगे। फिर जर्मनी में ही ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंश पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। ब्लैक फॉरेस्ट, वास जेस और अपलेशियन पर्वत। ठीक है। अपलेशियन पर्वत ये आपका यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। देखिए अपलेशियन पर्वत क्षेत्र में एक जगह है पेंसिल्वानिया। पूरे विश्व में पेंसिल्वानिया में पहली बार पेंसिल्वानिया में, ठीक है, तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक। अपलेशियन क्षेत्र में पूरे विश्व के सबसे अच्छे किस्म के कोयले मिलते हैं। एंथ्रासाइट किस्म का कोयला अपलेशियन क्षेत्र। कोयला और पेट्रोलियम के लिए अपलेशियन क्षेत्र काफ़ी फेमस है। ये यूएसए के पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। ये जो आपकी हिल्स है, अब पहले पर्वत था, अब तो हिल्स के रूप में हाइट कम हो गई है, तो ये आपका पूर्वी उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में है। ठीक है, खासतौर से यूएसए के। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अपलेशियन कई बार पूछा गया है। कोयले और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन पर्वतों में आता है, प्राचीन वलित पर्वतों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है। लास्ट है आपका अल्पाइन पर्वत। अल्पाइन पर्वत कई बार पूछा गया, जैसे एक बार प्रश्न आया था पीजीटी में ही, ज्योग्राफी पीजीटी में, एटलस पर्वत को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखते हैं? एटलस को। तो जितने भी नवीन मोड़दार पर्वत हैं, न्यू फोल्ड माउंट हैं, अभी हम बताएंगे न्यू फोल्ड माउंट होता क्या है। तो जितने भी न्यू फोल्ड माउंट हैं या कह सकते हैं नवीन मोड़दार पर्वत हैं, उन सभी को अल्पाइन पर्वत कहते हैं। अल्पाइन पर्वत का मतलब है, देखिए, अंतिम मेसोजोइक काल से टर्सरी युग में ही मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो अंतिम मेसोजोइक से लेकर के टर्सरी युग तक के जितने भी पर्वत मिलते हैं, ठीक है, इस युग में, और ये टाइम लगभग है आज से 7 करोड़ 7.5 या 8 करोड़ वर्ष पहले का। आज से 7 से 8 करोड़ वर्ष पहले का। उस समय जो पर्वतों का निर्माण हुआ उनको हम लोग, ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं और या अल्पाइन पर्वत कहते हैं। तो पूछा गया था एटलस इनमें से किस ग्रुप में आता है? तो अल्पाइन में आता है। हिमालय किस में आता है? अल्पाइन में आता है। रॉकी किस में आता है? अल्पाइन में आता है। एग्जाम्पल देखिए, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एपिनाइन पर्वत, काकेशस पर्वत, ये सब यूरोप में इधर, और इधर आप देखोगे रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। पेरेनीज पर्वत, एटलस पर्वत अफ्रीका में है। अफ्रीका का सिर्फ एकमात्र, यही नोट करिएगा, अफ्रीका का मात्र एक एटलस पर्वत ही है जो फोल्ड माउंटेन है या नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। ये मोरक्को आपका क्षेत्र देखेंगे, एटलस में उठा के मोरक्को का है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे मोरक्को आपका हो गया, दूसरा आपका उसी के पास में ही ट्यूनीसिया हो गया, मोरक्को, ट्यूनीसिया और अल्जीरिया। मोरक्को, ट्यूनीसिया और अल्जीरिया का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एटलस का विस्तार है। एटलस पर्वत है, भूमध्य सागर से समीप है, लगा हुआ है। तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय को पता ही है, हिमालय में आप देखेंगे ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये सब आते हैं। इसके अलावा महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी ये सब आते हैं, और इन सबको अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। ठीक है। आल्प्स पर्वत भी आपका उसी के अंतर्गत आता है, एल्बुर्ज भी आता है, काराकोरम को भी मैंने बताया। तो इस तरह के नवीन वलित पर्वत आपके अल्पाइन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा घटना एवं काल के अनुसार पर्वतों का विभाजन। अब हम देखते हैं इसकी बनावट पर्वतों की कैसे होती है, पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, और कितने प्रकार के पर्वत हैं और किस रूप में उन्हें जाना जाता है। देखिए, जो पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है बनावट के आधार पर, ठीक है, तो उसमें नंबर 1 पे आपका है, जिसे हम लोग बोलते हैं मोड़दार पर्वत। दूसरा है ब्लॉक या भ्रंश पर्वत।
तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, और अंतिम है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। अब एक एक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इनको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। आपको पता है कि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जैसे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, अब इन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय हो सकती है और एक ओशनिक हो सकती है, महासागरीय प्लेट, ठीक। या फिर जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और दोनों आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, तो दोनों प्लेटों के टकराने से इसमें जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा, जो भारी होगी, वो नीचे धंसेगी। वो क्या होगी? वो नीचे धंसेगी, ठीक है, ये नीचे धंस रही। और जो दूसरी प्लेट होगी वो ऊपर उठेगी। अब इसके बीच में जो इसके मध्य में, ठीक है, जो अवसादों का जमा हुआ था उस पर दबाव पड़ेगा। इनके बीच में जो अवसाद या जो सेडिमेंट्स थे उस पर प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से उसमें मोड़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मोड़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से दो महाद्वीपीय प्लेटों के किनारे पर या एक महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के किनारे पर मोड़दार पर्वत बनेंगे। इन्हें हम लोग फोल्ड माउंटेन क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत। वलन का मतलब होता है मोड़, ठीक है। जब प्रेशर पड़ेगा संपीड़न के कारण या कंप्रेस होने से उसमें मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे दो कॉन्टिनेंटल प्लेटों का है। एक है यूरेशियन प्लेट और एक है इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों के आपस में टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। किसका? हिमालय का। और यहां देखेंगे जो एक कॉन्टिनेंटल है, एक ओशनिक प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट टकराने से उत्तरी अमेरिका में रॉकी का निर्माण हुआ और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज का निर्माण हुआ। देखिए कॉन्टिनेंटल मतलब एक आपकी उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई कॉन्टिनेंटल, और जो ओशनिक प्लेट है या महासागरीय प्लेट है वो हो गई प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के टकराने से रॉकी का निर्माण हुआ और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशनिक प्लेट के टकराने से एंडीज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके किसके हैं? मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं, जिनको हम लोग अभी अल्पाइन पर्वत में पढ़े हैं। वही सब आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी रहेंगे, इसको भी आप नोट करिएगा। तो मैंने बताया कि बनावट किस तरह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है वो हमने देखा और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, दो प्लेट कैसे टकराती हैं उनके, ठीक है, जो अवसादों का जमाव होता है उन पर दबाव पड़ने से किस तरह से उनका निर्माण होता है। क्लियर है इतना? इसके पश्चात हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत। ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत, क्लियर है? ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत क्या होता है कि जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, आंतरिक बल के कारण, ठीक है, कुछ भाग नीचे धंस जाए और बीच का भाग अपनी जगह पर ऊपर अपनी जगह पर स्थिर है और किनारे के भाग नीचे धंस जाए। तो किनारे के भाग जब नीचे धंस जाएंगे और बीच का भाग अपनी जगह स्थिर दिखेगा तो वो उठा हुआ भाग के रूप में हो जाता है और वही आपका भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक स्थिर भूखंड है
अब इसके किनारे पर दबाव पड़ा आंतरिक बल के कारण, तो ये किनारे का हिस्सा नीचे धंस गया। अब किनारे का हिस्सा ये मान लो नीचे धंस गया। अब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। दबाव के कारण ये किनारे के हिस्से नीचे धंस गए और जो बीच का भाग है ऊपर उठा हुआ दिखेगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो भ्रंश पर्वत होते हैं उसके पहचानने के लिए इसका जो ऊपर का जो शिखर होता है बहुत ज़्यादा संकुचित नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन ढाल तीव्र होते हैं, ढाल तीव्र होते हैं और आसपास से 1000 मीटर ऊंचे होते हैं, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है पूरी तरह से संकुचित नहीं हो पाता, लेकिन ढाल तीव्र होता है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है, इस कारण इनको पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम भारत में अगर बात करते हैं, कहाँ पर, भारत में बात करते हैं, तो भारत में सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, देखिए भ्रंश पर्वत, जो भ्रंश पर्वत है उस पर सबसे अच्छा इसका उदाहरण है सतपुड़ा का। इसका सतपुड़ा का है, विंध्य है, ठीक है, महादेव है, ये सभी हैं। अगर विश्व के स्तर पर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जर्मनी का है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया भ्रंश पर्वत का उदाहरण कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी का है, ठीक है। भारत में आप देख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए बीच में सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा के उत्तर में अगर हम बात करते हैं, सतपुड़ा के उत्तर में जो भ्रंश घाटी है, देखिए किनारे का हिस्सा नीचे धंस गया तो भ्रंश घाटी हो जाएगी, रिफ्ट वैली हो जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर से नर्मदा बहती है और बीच में सतपुड़ा है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली आप देखेंगे नदियों में एक नर्मदा हो गई, दूसरी ताप्ती हो गई, ऐसे और भी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, और तीसरी भी आप नोट कर लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए, वो नदियों में हम आपको पढ़ाएंगे, और वो है भारत में अगर हम बात करते हैं तो दामोदर है। कौन सी है, दामोदर। दामोदर अभी पीसीएस में भी आ चुका है, कई जगह प्रश्न आया है, इन दोनों का नाम नहीं दिया था क्योंकि ये काफ़ी पुराने प्रचलित क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से वो निकलती है और आगे जा कर के वो मिल जाती है हुगली नदी में। कहाँ मिलती है, हुगली की सहायक है। तो भ्रंश घाटी के ये उदाहरण हो गए, ठीक है। और आपके भ्रंश पर्वत आपने देखा कि जब आंतरिक शक्तियों के कारण किनारे के हिस्से नीचे धंस जाएं और बीच का भाग अपनी जगह पर स्थिर रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत कहते हैं, और उसके किनारे किनारे जो घाटी बनती हैं उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। इतना समझ आया। इसी तरह से एक उदाहरण और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको आप बना लीजिए फिर हम रफ कर देते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थिर भूखंड है, स्थिर भूखंड है और नीचे से ऊपर की तरफ दबाव पड़ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ दबाव पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ दबाव पड़ा तो किनारे के जो भाग हैं, ये किनारे के जो भाग हैं अपनी जगह पे तो स्थिर रहेंगे, ये दोनों भाग अपनी जगह स्थिर रहेंगे, ये बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है। इसको हम दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, बीच वाला भाग ऊपर उठ गया। देखिए सामान्यतः ऐसे सामान्य व्यक्ति को भ्रंश घाटी, ठीक है, और भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत
तथा जो दूसरी प्रोसेस है उसमें क्या हुआ था, उसमें था किनारे के हिस्से नीचे धंस गए थे, बीच का हिस्सा अपनी जगह था, और इसमें क्या है, बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया और किनारे के हिस्से अपनी जगह शेष हैं। देखने पर हमें ऐसे नॉर्मल तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा, ठीक है, आंतरिक बल के कारण ऊपर उठा है, कौन सा ऊपर से बल लगने नीचे धंसा है, ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर उसको जोग्राफर्स या जो जियोलॉजिस्ट है उसका अध्ययन करते हैं तो उन लोगों को क्लियर हो जाता है, ठीक है, वो अपने वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, सर्वे द्वारा अपना सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जब आंतरिक शक्ति कारण बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ऐसे पर्वतों को हम लोग भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन नहीं कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत नहीं कहेंगे, इन्हें हॉर्स्ट माउंटेन कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, हॉर्स्ट, ठीक है, हॉर्स्ट माउंटेन या हॉर्स्ट पर्वत के रूप में हम लोग जानेंगे, ठीक है, ये तो आपका हो गया। और इसी तरह से ही जो किनारे पर ये जो नीचे धंस गया भाग है, जो नीचे घाटी बनी है इधर किनारे पर, इनको हम लोग रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे रैंप वैली, रैंप वैली या रैंप घाटी। इसका उदाहरण हमें जर्मनी में देखने को मिलता है ज़्यादातर, कहाँ पर, यूरोप में, जर्मनी क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ हॉर्स्ट पर्वत भी है और रैंप वैली भी है, नाम भी है और इसी आधार पर कहा जाता है। इन केस पूछ लेता है, अगर बीच भाग ऊपर उठ जाता है, किनारे स्थिर रहते हैं, तो स्थिर जो निचले भाग है वो घाटी हो जाएंगे, उनको रैंप घाटी कहेंगे, और जो ऊपर उठ जाएगा उसे हॉर्स्ट माउंटेन कहेंगे। क्लियर है? तो ब्लॉक या भ्रंश पर्वत के उदाहरण हमने अभी पहले देखे, ठीक है, और इसी तरह से ही ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए क्षेत्र में देखने को मिलता है, और उसका नाम है सिएरा नेवादा। कौन सा है? सिएरा नेवादा। सिएरा नेवादा सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत के रूप में या ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, सबसे बड़े भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन के रूप में सिएरा नेवादा को जाना जाता है। क्लियर है? तो कई बार पूछा भी गया है सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत कौन सा, सिएरा नेवादा, लिख दे, सिएरा नेवादा यूएसए में है। ये भ्रंश पर्वत है सिएरा नेवादा। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, और भारत में हमने बताया था सतपुड़ा सबसे अच्छा उदाहरण है। सतपुड़ा बीच में है, उसके उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटियों में बहती हैं, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। दक्षिण भारत में जो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे लंबी नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा। भ्रंश घाटी भी है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है वो। तो इस तरह से हमने ब्लॉक माउंटेन को देखा। ब्लॉक माउंटेन के बाद आता है आपका ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा? ज्वालामुखी पर्वत। देखिए ज्वालामुखी पर्वत में हम आपको कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें जितने भी आपने माउंटेन लिखे थे, चाहे वो शांत ज्वालामुखी के हों, चाहे वो प्रसुप्त ज्वालामुखी के हों, और चाहे वो जागृत ज्वालामुखी के हों, वो सभी ज्वालामुखी के जो पर्वत हैं वही सेम यहाँ पर भी हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जब लावा जमता गया और उसका शंकु के आकार का हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जानते हैं। क्लियर है? भारत में ज्वालामुखी पर्वत के दो उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक बैरन है और एक नारकोंडम है। बैरन और नारकोंडम अंडमान निकोबार के पूर्व में है, उत्तर और पूर्व दिशा में देखने को मिलता है। इसके बाद देखो अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन के बाद अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत को रिसीड्यूअल माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीड्यूअल माउंटेन, ध्यान रखें, रिसीड्यूअल माउंटेन कहते हैं या रिसीड्यूअल माउंटेन, ठीक है। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए मोड़दार पर्वत है, भ्रंश पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ये तीन तरह के पर्वत हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इन तीनों पर्वत पर कई हजार साल पहले, करोड़ों साल पहले इनका निर्माण हुआ, तो जो जलवायु का प्रभाव है, वेदरिंग और इरोजन दोनों की घटना होती, अपक्षय और अपर्दन हो करके इन पर्वतों की हाइट कम होती रहती, घटती रहती। तो जो अवशेष के रूप में बच जाते हैं उन्हें रिसीडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीडुअल माउंटेन या अवशिष्ट कहते हैं। इन्हीं तीनों का ही रूप है आपका। जैसे आप देखेंगे मोड़दार पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत होंगे,
भ्रंश पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत होंगे, ज्वालामुखी पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत होंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और अगर एक आपको याद है तो बहुत ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो है अरावली भारत का। अरावली अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा अभी हम आपको लास्ट में और सब भी कुछ नोट और करा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा पर्वतों का वर्गीकरण, 4 प्रकार के पर्वत आपको देखने को मिलते हैं और किस तरह से बनते हैं, चाहे मोड़दार पर्वत हो, चाहे ब्लॉक माउंटेन हो, चाहे वॉल्केनिक माउंटेन हो, चाहे रेसिडुअल माउंटेन हो। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है, इनका वर्गीकरण और इनको दोनों को हमें देखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्वतों के निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत, ठीक है, जिसमें कोबर का सिद्धांत काफ़ी फेमस रहा। कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था, जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी। कोबर जर्मनी के थे, कहाँ के थे? जर्मन विद्वान थे, और उन्होंने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी, भूसन्नति सिद्धांत दिया था। जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति होता क्या है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत। ये किसने दिया था? कोबर ने दिया था। कोबर ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है आपके पीजीटी में, टीजीटी में, आयोग की परीक्षाओं में भूसन्नति सिद्धांत। देखिए कोबर ने जैसे ये बताया कि ये आप देख रहे होंगे जैसे भूसन्नति है, ठीक है। भूसन्नति से संबंधित कोबर ने बताया कि जैसे जब कोई एक जलीय क्षेत्र है, उस जलीय क्षेत्र में अवसादों का जब जमाव होता रहता है, तो अवसादों का जब जमाव होता है तो इसका नितल जो होता है, उस जलीय क्षेत्र का नितल धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और वह जलीय क्षेत्र, ठीक है, जलीय क्षेत्र जब नीचे अवसाद जमा हो जाएंगे तो उसकी गहराई कम हो जाएगी, तो उसे कहेंगे उथला हो जाएगा। उथला और छिछला और सकरा, उथला, छिछला और सकरा जलीय मार्ग जिसमें अवसादों का जमाव होता रहता है, और भविष्य में उस जलीय क्षेत्र में पर्वत बनने की संभावना होती है, उसे भूसन्नति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसन्नति। फिर से सुन लीजिए, ठीक है। जब अवसादों का जमाव किसी जलीय क्षेत्र में होता हो, वो झील भी हो सकती है, कोई सागर भी हो सकता है। अवसादों का जमाव होने से वह जलीय क्षेत्र छिछला हो जाएगा, सकरा होगा और उथला हो जाएगा, और किनारे के जो भूखंड हैं धीरे धीरे जब दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ने से जो किनारे के दृढ़ या स्थिर भूखंड हैं वो आगे खिंचेंगे, और इस पे दबाव, जो आपका अंदर अवसाद है, इस पे दबाव बनता जाएगा, और एक समय आएगा इसमें से पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये इस किनारे के स्थिर भूखंड हैं, स्थिर भूखंड हैं, और पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, और बीच बीच में कुछ भाग छूट जाएगा जहाँ पर समतल भाग ऊपर उठेगा पठार की तरह से, और किनारे के स्थिर भूखंड हैं। किनारे के एक तो स्थिर भूखंड हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मोड़ पड़ जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे किनारे के स्थिर भूखंड हैं, इसके बाद फिर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, और फिर बीच का भाग उठ जाता है, लेकिन पठार की तरह होता है, और इधर किनारे के भाग पर पर्वत बनते हैं। तो इस तरह से कोबर ने अपनी बात भूसन्नति के माध्यम से कही थी। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अवसादों का जमाव होगा किसी जलीय क्षेत्र में, तो दाब ज़्यादा नीचे होगा, तो किनारे के जो दृढ़ भूखंड हैं वो आगे की तरफ खिसकेंगे, और अवसादों पर दबाव पड़ेगा। अवसादों पर दबाव पड़ने से ये जो अवसाद हैं धीरे धीरे दबाव पड़ने से, कंप्रेस होने से वो ऊपर उठेंगे, और किनारे पर दृढ़ भूखंड के किनारे पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। किसका? मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, और बीच का जो मध्य का जो भाग है वो आपके स्थिर पिंड के रूप में होंगे। किस रूप में? स्थिर पिंड, जैसे हम पठार के रूप में भी जान सकते हैं, स्थिर पिंड के रूप में होंगे, और ये आपका स्थिर भूखंड है, और ये आपके मोड़दार पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत है। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये कोबर महोदय ने दिया था।
अब इस पे आपके प्रश्न किस तरह के आते हैं उसको सुन लीजिए। जो क्वेश्चन या जो प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्थिर जो भूखंड हैं, ठीक है, स्थिर जो भूखंड हैं, मध्य के जो स्थिर पिंड हैं, जो मध्य में स्थित पिंड हैं, इनको जर्मन भाषा में कोबर ने क्या नाम दिया, ठीक है। या फिर मोड़दार पर्वतों को कोबर ने जर्मन भाषा में क्या बोला। या जो स्थिर भूखंड किनारे के हैं, स्थिर भूखंड जो किनारे के हैं, ठीक है, जो खिसकते हैं बाद में, इनको कोबर ने जर्मनी भाषा में क्या नाम दिया। ये 3 प्रश्न आपके आते हैं। अगर ये आपका तीनों शब्द तैयार हो जा रहा है तो आपका कोबर का सिद्धांत तैयार हो गया। हमने बताया कि किनारे के जो स्थिर भूखंड हैं, ठीक, उसके बाद दबाव पड़ने से किनारे से अंदर की तरफ मोड़दार दोनों साइड में पर्वतों का निर्माण हुआ, किनारे मोड़दार, और बीच का भाग ऊपर उठा पठार की तरह, ठीक है, स्थिर पिंड के रूप में पठार की तरह हुआ। तो इसको इन्होंने कोबर ने स्वासीन वर्ग कहा। क्या कहा? स्वासीन वर्ग कहा। जो स्थिर पिंड थे मध्य पिंड, इनको स्थिर मध्य पिंड भी कहा जाता है, ठीक है। मिड मास लैंड इंग्लिश बोलते हैं, मिड मास लैंड, स्थिर मध्य पिंड कहा जाता है, पठार की तरह है, और इसको कोबर ने स्वासीन वर्ग कहा, ठीक है। यही टर्म पूछता है, स्वासीन वर्ग। और जो मोड़दार पर्वत थे इनको रैंड केटन कहा, रैंड केटन। मोड़दार पर्वतों को जर्मन में रैंड केटन शब्द से दिया, और किनारे के जो स्थिर भूखंड थे इनको क्रेटोजन की संज्ञा दी। किसकी? क्रेटोजन की संज्ञा दी। क्लियर है इतना? तो जो स्थिर दृढ़ भूखंड थे किनारे के उनको क्रेटोजन कहा, मोड़दार पर्वतों को रैंड केटन कहा, और जो मिड मास थे मध्य के, जैसे किनारे किनारे पर पर्वत और बीच में उठा हुआ समतल पठार, ठीक है, उसको स्वासीन वर्ग कहा। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों शब्दावलियाँ। ये जर्मन शब्द हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से कोबर ने अपनी बात रखी, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। कोबर के महाद्वीप, कोबर के आपने सिद्धांत को देखा, यहाँ पर कोबर ने जो सिद्धांत दिया था भूसन्नति का सिद्धांत, उसको देखा। उसका दूसरा जो हम देख रहे हैं जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, ठीक है। फिर डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, फिर वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में सिर्फ पर्वतों की उत्पत्ति नहीं, महाद्वीपों के विस्तार की बात स्पेशली की है, ठीक है, महाद्वीपों के विस्तार की बात की है। लेकिन कुछ जगह पर पर्वतों की उत्पत्ति की बात इन्होंने बताई, इसलिए सिद्धांत में इनको भी शामिल किया गया है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी में एक प्रश्न आया था, ध्यान में रखिएगा, उसमें पूछा था कि पर्वतों की उत्पत्ति से सिद्धांत किसने दिया, और दिया था वेगनर और टेलर, ये दोनों दिया था। तो कुछ लोगों ने वेगनर लगाया, लेकिन वास्तव में वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात कह रहे हैं, लेकिन टेलर महोदय ने पर्वतों के निर्माण से संबंधित हाइपोथेसिस दी है। अगर इन दोनों में आपको सिलेक्ट करना हो तो टेलर को लगाएंगे कि टेलर ने पर्वतों के संबंधित सिद्धांत या परिकल्पना को दिया, हाइपोथेसिस को दी है, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना अगर देता है हाइपोथेसिस, तो ग्रिफ टेलर है जो पर्वतों की उत्पत्ति से हैं। चूंकि इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया इसलिए इसको शामिल किया जाता है। लेकिन अगर विकल्प के रूप में चुनना हो टेलर और वेगनर में, चूंकि एक ही तरह के दोनों के सिद्धांत परिकल्पना है, तो हम टेलर को लगाएंगे। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है, संवहन तरंग सिद्धांत, और इसी तरंग सिद्धांत के आधार पर प्लेटों के फैलाव या विस्तार की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्लेट है, प्लेटों का खिसकाव किसके कारण होता है? जो संवहनी या कन्वेक्शनल जो करंट्स होती हैं, संवहनी जो तरंगें होती हैं, ठीक है, उन तरंगों के कारण प्लेटें मूव कर रही हैं, खिसक रही हैं। तो पर्वतों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत या रेडियो एक्टिविटी जो आपका थ्योरी है, सिद्धांत है। इस तरह से हमने देखा ये 7 सिद्धांत हैं जो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं और आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इनको ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको, समझ आया?
तो हमने बात की पर्वत किसे कहते हैं, पर्वतों का वर्गीकरण काल के आधार पर कैसे हुआ है, ठीक है, उसकी बनावट के आधार पर उसके उदाहरण हमने देखे हैं। और फिर हमने अभी कोबर महोदय के भूसन्नति सिद्धांत को हमने अभी देखा और उसकी जो शब्दावलियाँ उन्होंने दी है उसको देखा। फिर पर्वतों से उत्पत्ति सिद्धांत देखते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स को अलग से आपको हम नोट करा देते हैं, उसको आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, जैसे पर्वत धरातल के ऊपर उठे हुए भागों के रूप में पहचाने जाते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित होता है। यद्यपि पठार भी धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, किंतु पर्वत से उनकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर चौरस होता है या मेज के समान होता, सपाट होता है। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत कहते हैं, इससे कम ऊंचाई वाले भागों को पहाड़ी कहते हैं। किंतु भारत में गोमो झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ की पहाड़ी है जिसकी औसत ऊंचाई है कितनी, 1366 मीटर, ठीक है। लेकिन पहाड़ी के हमने बताया था कि दूर बिखरे हुए तो एक क्रम में नहीं होती है, तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है कुछ इसी तरह से ही है, बिखरी हुई है। इसके विपरीत इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला जो पर्वत है जिसकी ऊंचाई पारसनाथ से कम है, जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से या सतह से 1000 मीटर से अधिक हो, उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्वत विश्व का लगभग 26% भाग घेरे हुए है, परंतु पर्वतों का विश्व का केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मालिन्स्क्यून सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन एंड एनकाउंटर ऑफ लॉर्ड डफरिस टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया था। पर्वतों के वर्गीकरण को अभी हम लोगों ने देखा, जैसे पहला मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत होते हैं। संपीड़न की शक्तियों द्वारा या कंप्रेस के कारण, जब दबाव पड़ता है आमने सामने से। मोड़दार पर्वत विश्व में सबसे अधिक ऊंचे और विस्तृत पर्वत है, जैसे एंडीज दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख पर्वत है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वाला पर्वत है। कभी भी आए कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, तो एंडीज की है। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर से अधिक है, 7200 किलोमीटर है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका की वलित पर्वत है, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एल्बर्ट है। हिमालय पर्वत जिस दक्षिणी एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है, इसकी औसत लंबाई जो है अगर हम बात करते हैं 2400 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा या चोमोलुंगमा, ठीक है, चोमोलुंगमा, ये भी कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई 8848 मीटर है, सहित विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। इतना क्लियर है। एक बार पूछा था कि आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो आल्प्स तो यूरोप में पड़ता है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड के दक्षिणी, जो न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी न्यूजीलैंड और एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी आल्प्स, ठीक है, दक्षिणी न्यूजीलैंड में, आप इसमें एटलस में देखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, आओ राकी या फिर माउंट कुक है। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। इसकी औसत ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है, अभी हमने पहले ही बताया था। और ये नवीन मोड़दार पर्वत है, ये अल्पाइन पर्वत भी कहलाते हैं, हमने बताया था ना काल के आधार पर, तो अल्पाइन पर्वत कहते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा जो अवरोधी या ब्लॉक माउंटेन, इनका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है, ठीक है। भ्रंशन जो होता है टेंशन के कारण होता है, तनाव के कारण होता है, दबाव के, जब नीचे से ऊपर की ओर दबाव पड़ रहा हो या टेंशन हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो या ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा हो, तो उसके कारण दरार पड़ जाती है, भ्रंश बन जाता है। जैसे कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, अभी हमने बताया था यूएसए में कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, वहाँ पर सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत ब्लॉक माउंटेन है। यूएसए के उटाह प्रांत का वासाच रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस का वास जेस भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान का अगर हम बात करते हैं, सॉल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और भारत में भी हमने देखा था,
ब्लॉक पर्वत के कई उदाहरण देखने को मिले, जैसे सतपुड़ा सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से गुंबदाकार पर्वत की हम बात करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया या स्थल के उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स इसके प्रमुख उदाहरण है। फ्यूजियामा और कोटापैक्सी भी इसके अच्छे उदाहरणों में आते हैं। इसके अलावा मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत जो कई बनावट के आधार पर कई मिश्रित रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे सियरा नेवादा और एनाकोंडा, ठीक है, ये सब आपके यूएसए में ही है दोनों, सियरा नेवादा, एनाकोंडा, ठीक है, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन, ये मौलिक पर्वत वास्तव में नहीं है, जो ऊपर के पर्वत दिए गए उन्हीं का ही अवशेष होता है। अपर्दन शक्तियों द्वारा जब घर्षित हो जाते हैं, जैसे यूरोप में पेनाइन, ठीक है, अमेरिका में अपलेशियन और भारत में अरावली, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत को भी या मोड़दार पर्वतों को भी दो भागों में बांटा गया, प्राचीन वलित पर्वत और नवीन वलित पर्वत। तो वास्तव में पेनाइन, अपलेशियन और अरावली ये प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये पहले मोड़दार पर्वत बने, लेकिन चूंकि प्राचीन काल में बने थे इसलिए इनको प्राचीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। इसको भी एक पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा कि ये सब प्राचीन वलित पर्वत हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ अलग से पर्वतों के उदाहरण दिए गए, इनको हम लोग देखते हैं। जैसे एक व्हाइट पर्वत है, यूएसए में है, कैलिफोर्निया में है। इसका विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य। ब्लैक पर्वत ये भी यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। ग्रेट अपलेशियन ये भी आपका यूएसए में ही है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी फेल्डबर्ग है। और राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प पर्वत से निकलने वाली जर्मनी व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत है। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। अराकान योमा भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। यह भी वलित पर्वत मोड़दार पर्वत है। इसकी प्रमुख पहाड़ियों में नागा, चुन, लुशाई, पटकोई आती हैं। सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट विक्टोरिया है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। माउंट लिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित एक ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में, एपिनाइन बहुत बार पूछा गया है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्नो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2914 किलोमीटर है, ठीक है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्तानिया और ठीक है हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में, सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं। फिर जूरा पर्वत का विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड क्षेत्र में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है जूरा पर्वत। स्पेन और फ्रांस की जो सीमा बनाती है वो पिरेनीज पर्वत बनाती है। आ चुका है पीसीएस प्रीलिम्स में भी आया है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोपियन भाग से अलग करती है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी, फ्रांस के उत्तर में बिस्के की खाड़ी है, से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को पर्वत शिखर है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। मैकिनले पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा अलास्का में है, ठीक है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके डेनाली कर दिया गया है, ठीक है। अल्ब्रुस पर्वत रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है और यह शांत ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो सभी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अफ्रीका का सबसे ठीक है ऊंचा पर्वत है। अलघेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और कैटाब्रियन पर्वत स्पेन में स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। गोलन हाइट्स अभी कुछ दिन पहले चर्चित भी रहा है, ठीक है। यह मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है, जिसका राजनीतिक और सामरिक महत्व उस क्षेत्र में आतंकवाद कह सकते हैं उनका ज़्यादा ठीक है फैला हुआ विस्तार रहा। वर्ष 1967 में युद्ध में इजराइल और सीरिया से गोलन हाइट जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आल्प्स, एंडीज, हिमालय पर्वत, टर्सरी अल्पाइन यूगीन वलित पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त रॉकी और एटलस भी इसी श्रेणी में आते हैं। अपलेशियन पर्वत प्राचीन पर्वत है, जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में
हुआ। भारत का अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, ठीक है, तियन शान, नानशान, गोबी आदि सभी हर्षियन पर्वत के ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जैसे ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, वाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, वाइट पर्वत, ठीक है, और वाइट क्लाउड पर्वत, वाइट क्लाउड पर्वत, ब्लैक पर्वत, ठीक है, ये सभी यूएसए में है। ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, वाइट पर्वत, वाइट क्लाउड पर्वत, ब्लैक पर्वत, ये सभी कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? हमने बताया कि जो सियरा नेवादा है सबसे विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, ब्लैक माउंटेन है या भ्रंश पर्वत है। ठीक है, माउंट ब्लैक पर्वत अलग से आप नोट करिए। माउंट ब्लैक पर्वत ये इटली और फ्रांस की सीमा बनाती है, इटली और फ्रांस की सीमा बनाती है। मैटर हार्न पर्वत, मैटर हार पर्वत ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। मैटर हार्न पर्वत स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और इसके शिखर अरेत, अरेत आपको हम बताएंगे जब हिमानी से निर्मित शिलाकृतियाँ, तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, मैटर हार्न पर्वत में अरेत के अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। देनाली पर्वत यूएसए के अलास्का क्षेत्र में है। देनाली, देनाली पर्वत यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। ठीक है, और यही माउंट मैकिन्ले की सबसे ऊंची चोटी भी है। टेबुल पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है टेबुल पर्वत, साउथ अफ्रीका में है। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ पर्वत देखे। एक पर्वत और आप लिख लीजिए, लिख लीजिए माचा पंचारे, माचा पंचारे पर्वत, यह हिमालय का हिस्सा है, ब्लैक फिश के नाम से जाना जाता। माचा पंचारे पर्वत हिमालय क्षेत्र में है, हिमालय में है, और ब्लैक फिश कह सकते हैं के रूप में जाना जाता है, ब्लैक फिश के रूप में जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर पर्वत, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित और कुछ प्रमुख पर्वत के उदाहरण देखे। इतना आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक हम लोग अब देखते हैं पठार और पठार के संबंधित विशेषताएं।